Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Doubt. डाउट निकालिए सभी लोग। सर पहले थर्मोडायनेमिक्स वाली शीट या केटीजी? पूछे केटीजी पूछ लीजिए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पूछ लीजिए। सर थर्मोडायनेमिक्स वाली शीट में 32 क्वेश्चन। सर केटीजी वाली में 20 में डाउट है सर, लाइक ऑप्शन गलत दे रखा है शायद। सर मैंने वेट कर रही हूँ, आपने एंटर नहीं किया। एंटर कर लिया, एडमिट हो रहे हैं। आप लोगों ने भी टेलीग्राम पे भेज दिया ना डाउट? ठीक है। पहले केटीजी की पूछ लीजिए, उसके बाद थर्मो पे आते हैं। केटीजी क्लियर होगा तो थर्मो के कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर ठीक है, केटीजी फिर मैं टेलीग्राम पे भी आ रहा हूँ। मैं 2 दिन एक्सटेंड कर दूंगा जब तक आप लोगों की डाउट पूरी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है सर केटीजी में पूछिए सबसे पहले 20 सेक्शन का। सर इसमें ऑप्शन बी दे रखा है इनकरेक्ट, बट ऑप्शन बी तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ इज इनकरेक्ट। सर इसमें आंसर 2 दे रखा है। नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, और सर फोर्थ है 10th। हाँ, फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल is proportional to root 2 is proportional to t0। कौन सा होगा? फर्स्ट। क्यों? एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? √3 RT/m। 8 RT/m होती है। अच्छा, वो भी RMS होता है 3 RT/m। ठीक है, मतलब कि दोनों क्या है आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। सर आंसर सी दे रखा है।
हाँ रूट टी है। सर इसका आंसर सीधे रखा है तो गलत है वो भी। ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। सर केटीजी वाली में क्वेश्चन नंबर 4 Is the energy density of an ideal pressure of the ideal एनर्जी के टर्म में निकालना है। आपने क्या लिखा था कि E इज इक्वल टू, याद कीजिए जब इसको डेरिवेशन करवाया था तो एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एनर्जी लिखा था। इसी को फिर आपने तो 3/2 NR डेल्टा टी करके लिखा था। अच्छा यही अच्छा पूछ रहा है। यस सर ठीक। एनटीपी की कंडीशन पे टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे या 20 डिग्री? 20 लेंगे। सर एक क्वेश्चन था, चलो वो थर्मोडायनेमिक्स में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और केटीजी में पूछिए। सर सेक्शन बी का सेकंड। सर ये बता दीजिए पहले सेक्शन ए का। For an ideal gas, fractional change in its volume per degree rise in temperature at constant pressure is equal to fractional change in volume। ये पूछ रहा है आपसे at constant pressure। देखिए PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो PdV is equal to nR dt। लेकिन मेरे से यहाँ पे क्या पूछा गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज पूछा गया है, तो वॉल्यूम का अगर मेरे को फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V। यही है ना कि कितना फ्रैक्शन चेंज हो रहा है वॉल्यूम। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं, क्योंकि ऑप्शन आपको पता है टेम्परेचर के टर्म में दिए हुए, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आ रहा है। ठीक, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डीवी ओवर वी इज इक्वल टू dt ओवर टी। और आपसे पूछा गया है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज, वर्डिंग को ध्यान दीजिएगा, ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या, डेल्टा टी ना। क्या मैं डेल्टा टी डिफरेंस कर रहा हूं तो वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, तो यहां पे अगर आप लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dv ओवर v डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1 ओवर t। आगे समझ में? ओके सर। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैथमेटिकल नोटेशन ये कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन ई। ये तो बताया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 + 2/f। तो डेरिवेशन करवाया था। नेक्स्ट सेक्शन बी का 2। पहले बन के आ रहे हैं। At room temperature, RMS speed of molecule as certain diatomic gas is found to be 1920 meter per second. The gas is VRMS आपको दिया हुआ है। तो देखिए VRMS is equal to 3RT/m। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, m निकालना है, सबकी वैल्यू दी हुई है।
एट रूम टेम्परेचर। अच्छा बताइए रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? सर 22 27 डिग्री सेल्सियस। 27 रूम टेम्परेचर क्या लिया जाता है? 27 आपने 27 देखा होगा केमिस्ट्री में, 300 केल्विन लिखा जाता है डायरेक्ट। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री लिया जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि रूम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री लिया जाता है, या केल्विन में 300 केल्विन, क्योंकि हमें टेम्परेचर हर जगह केल्विन में पुट करना है, इसलिए डायरेक्ट पुट कीजिए 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 और टी आपका डिवाइडेड बाई एम, VRMS 1920। यहाँ पे जो मास निकलेगा किस में निकलेगा? केजी में। इसको ग्राम में कन्वर्ट करके निकाल लीजिएगा कि किसका मास दिया हुआ, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, हो जाएगा। कैलकुलेशन है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, an ideal gas is enclosed in a container of volume V at pressure P. It is being pumped out of the container by using the pump with a stroke volume P. What is the final pressure in the container after nth stroke of the pump and the temperature? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मान लीजिए कि कोई गैस है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रोक का मतलब होता है कि पिस्टन को मूव कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आपको दिया कि ये कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। अगर मैं प्रेशर लिखूं तो प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, मतलब कि कांस्टेंट, PV is equal to constant. What is the final pressure in the container after nth stroke of the pump? हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पंप आउट कर रहे हैं। अगर मैं पंप आउट करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, की आवाज लैग हो रही है। ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वॉइस क्लियर है अब? यस सर। यस सर। सर। देखिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मान लीजिए इसको पिस्टन को आपने इतना मूव किया, आपको ये वॉल्यूम चेंज कितना दे रहा है, स्मॉल v, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कि हमारा वॉल्यूम कितना चेंज आ रहा है, स्मॉल v से। इसका मतलब P1 कितना है P, V1 कितना है कैपिटल V, इज इक्वल टू P2 आपको निकालना है, और V2 कितना है कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ये क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग P2 निकालेंगे तो P2 विल बी इक्वल टू P V डिवाइडेड बाय कैपिटल V प्लस स्मॉल, ठीक है। जब आपने यहां से पहले बार पंप आउट किया तो ये आया प्रेशर, ठीक। थोड़ी सी मैथ लगाइए कि यहाँ पे एक बार और करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे कि कहने का मतलब है कि इतना प्रेशर बाबर 1/2 डिक्रीज होता जा रहा है। तो 1/2 यूनिटरी मेथड को याद कीजिए, हम लोग क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यही है ना, ठीक। तो अगर मेरा nth स्ट्रोक है, अगर nth स्ट्रोक होगा तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, n,
पहली बार स्ट्रोक किया तो पावर 1 आई, दूसरी बार स्ट्रोक करेंगे तो पावर 2 आएगी, तीसरी बार स्ट्रोक करेंगे तो 3 आएगा। तो उसी तरीके से जब मैं n से फाइंड करूं तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? n। n। खत्म। सर क्वेश्चन नंबर 12th। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सर 12th। क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले भी किसी का क्वेश्चन है 12 से पहले? अर्जुन आपका कौन सा था? 8? मेरा हो गया, सेकंड था मेरा, तो हो गए मेरे। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12। An ideal gas is expanding such that Pt is equal to constant, the coefficient of the volume expansion of the gas. ये कोई जनरल मेथड दिया हुआ है आपको। Pt is equal to constant. Pt is equal to constant. Coefficient of volume expansion of the gas. इसका मतलब हुआ क्या? पहले ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अभी थोड़े पहले एक ऐसे क्वेश्चन किया है, वहां पे हम लोगों ने लिखा था फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर इसी को तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन कहता, नहीं प्रेशर एक्सपेंशन नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपेंशन वर्ड आपका वॉल्यूम के साथ ही आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस का मतलब क्या हुआ? डेल्टा V अपॉन V पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको अभी आपने लिखा था dV ओवर V dt। इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन इजी होता है, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग नहीं समझ में आएगी तो टिपिकली बन जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, देखता हूँ कितने लोगों का आ जाता है। ये रिलेशन दिया हुआ आपको, Pt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए भले कि dV है तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालिए। पहला पार्ट तो ये है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है, आपको किसके बीच में निकालना है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। सर t square upon v is equals to constant। कांस्टेंट को कुछ भी मान लीजिए, c मान लीजिए, कांस्टेंट आ गया, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू vc। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए रिलेशन आ जाएगा। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, क्योंकि मेरे को dv ओवर dt चाहिए। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dv ओवर dt चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। तो ये डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू c कांस्टेंट है dv। और c को क्या लिखेंगे? t स्क्वायर अपॉन v। तभी तो रिलेशन आएगा ना, dv ओवर dt अपॉन dt। तो आपने इसको लिख दिया t स्क्वायर अपॉन v, एक t कैंसिल हो गया, तो dv ओवर dt इंटू v
इज इक्वल टू 2/t। सेकेंड ऑप्शन। आगे समझ में? सर टी स्क्वायर Yes, अपन वी कैसे आया बता दीजिए। अरे सी की वैल्यू पुट कर दी, सी क्या बनी है? नो सर। कहाँ से नहीं आया? इसमें क्या बताऊं मैं? तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है इसमें। बताइए कौन सा स्टेप नहीं आ रहा समझ में? सर टी स्क्वायर अपन वी कैसे आया ये बता दीजिए एक बार। अरे इसको वैल्यू पुट की ना, पी की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, ओके ठीक है। बस इसमें से आ जाएगी वैल्यू। टी स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैंने सी माना हुआ है, जो भी ओके कांस्टेंट है इसी को सी माना है। यस सर। नेक्स्ट। sir. Question number 5, section C का. देखने पहले 15 क्वेश्चन। एनर्जी possessed by a neon atom। नियॉन क्या है? मोनोएटॉमिक की डायटोमिक? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए आप लोग एनर्जी क्या लिखते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, यही है ना? ठीक। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 n, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1 एटम के लिए। तो 1 एटम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? n तो आपने 1 ले लिया, पहले तो सबसे पहले 1 बोल के नहीं निकालेंगे, उसको 1 ले लिया। R बाई कैपिटल N क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सबकी वैल्यू पता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रही है। सर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक 3 3 6 और सर लीनियर? 6। लीनियर तो सिंपल डायटोमिक की तरह बिहेव करेगा। 5। ठीक है। 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन। और कोई है? So section C5. 18। चलिए ये सही है। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने सही पूछा है, अभी तक तो सब ऐसे ही पूछे। देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन। टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी क्यू प्लस बीटा वी स्क्वायर। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ठीक है? Where alpha and beta are the positive constant, the maximum pressure of gas during this process। आपको मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, कैसे करें? जल्दी से ट्राई कीजिए। फाइंड पी मैक्स, ये क्वेश्चन में पूछा गया, कैसे करें? हमेशा बेसिक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कैसा भी रिलेशन दिया मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो जनरल मेथड पता हुआ कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ आपको x दिया हुआ है और मेरे से पूछा गया कि y मैक्स बताइए, मतलब मैक्सिमा निकालना है ना, मेरे को मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? इसको डिफरेंशिएट करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू निकालेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके देखना है कि लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होगा। तो यहाँ पे भी मेरे को एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखिए कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे मेरे से प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है तो मेरे को टेम्परेचर को रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं मैक्सिमम मिनिमा करूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखने, y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तभी तो y मैक्स या y मिनिमम आता है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे मेरे को प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है, अगर प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालूं, अगर वैसा निकालूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करूं या टेम्परेचर को रिप्लेस करूं। टेम्परेचर को रिप्लेस करना मेरे लिए आसान है, ठीक है, कीजिए। n की वैल्यू 1 मोल मान लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वैल्यू करके निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो आप लोग 1 मोल मान लेंगे। TV is equal to nRT, n1 मान लिया, तो यहाँ से T is equal to PV by R। इधर पुट कीजिए तो ये हो जाएगा PV divided by R is equal to minus alpha VQ plus beta V square। एक V कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो प्रेशर इज इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा V स्क्वायर प्लस बीटा V इनटू R। तो इसको आपने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस सर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। हाँ, प्लस बीटा इनटू R। अब हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो dP अपॉन dV क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए R की वैल्यू सॉरी V की वैल्यू मिलेगी, dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू मिल गया आपको बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू मुझे एक ही मिल रही है, ठीक, तो मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं। अगर V की 2 वैल्यू मिलती तब मैं डबल डिफरेंशिएशन में एक बार V की पहली वैल्यू पुट करता, फिर दूसरी वैल्यू पुट करता, तब देखता कि किस पे मैक्सिमम मिलता है। आया समझ में? मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, V की वैल्यू क्या करूंगा, इसमें पुट कर दीजिए, P मैक्स आ जाएगा। करके देख लीजिए, अब तो कैलकुलेशन है बस। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पुट करके देखिए। माइनस अल्फा V स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई V 2 अल्फा इनटू R। बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा आ रहा है, सेकंड बीटा स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 4 अल्फा।
नेक्स्ट हो गया। ये पी मैक्स है। कहीं पे भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि एक जनरल मेथड था, जनरल मेथड पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। So fifth. PV to the power n is equal to constant. If molar heat capacity of gas during this process is arithmetic mean of its molar heat capacity at constant pressure and constant volume, then value of n is। कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक जनरल मेथड है, PV to the power n is equal to constant। आपको हीट कैपेसिटी, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? हमेशा अरिथमेटिक मीन को याद रखिए। यहाँ पे दिया है कि जो गैस, ये कोई जनरल प्रोसेस है, इस जनरल प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो C है, और इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ Cp एंड Cv। जो C है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ Cp एंड Cv है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? Cp प्लस Cv डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी जनरल प्रोसेस है, PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस प्रोसेस में जो C की वैल्यू है, मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ Cp एंड Cv। इसका मतलब होता है C इज इक्वल टू Cp प्लस Cv डिवाइडेड बाई 2। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कोई सा भी जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस के लिए हमने C निकाला था, तरीका सीखा था ना कि कैसे C निकालेंगे किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए, ठीक। C की वैल्यू निकालिए जनरल मेथड से, ठीक है, उसको कंपेयर कर दीजिए उसके साथ। Cp पता है ना क्या होता है, और Cv भी पता है, बस वैल्यू पुट करके देखिए, कंपेयर करना और कुछ नहीं करना, ट्राई कीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cv इज इक्वल टू R प्लस Cp, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Cp प्लस Cp प्लस R डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 2Cp प्लस R डिवाइडेड बाई 2।
जनरल प्रोसेस के लिए सी क्या निकाला था आप लोगों ने? नहीं, वो वर्क डन के फॉर्म में मैंने लिखा है। जनरल वर्क डन यही था ना जो हम लोगों ने निकाला था डेरिवेशन का। यस सर। ठीक है, इसी को देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि इसके साथ कंपेयर कर सकें। यहाँ पे क्या है, ये आपका आर के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी आर के टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। कीजिए कीजिए, ट्राई आप करेंगे। इसको लिख मैं तो लेंगे मैथ्स एफ पा ही वन बाई टू। जाऊंगा। हाँ तो कीजिए कीजिए, इसी के टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। सर आगे आर के टर्म्स में f/2 प्लस 1/1 माइनस x इंटू आर। अब देखिए कंपेयर कीजिए। आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसके अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आंसर है। ये सीवी है ना, इसके साथ कोई छिड़खानी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने सीपी और ये आर के टर्म में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीवी है, इसको सीवी रहने दीजिए। वर्क डन इन जनरल प्रोसेस आपने क्या लिखा था, एन आर डेल्टा टी, याद आ रहा है? और ये एन डेल्टा टी अगर सही लिखा है तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, याद आ रहा है? वर्क डन इन जनरल प्रोसेस यस। एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन निकाला था मैंने, पीवी टू द पावर एक्स करके। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे एन दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये आ गया सीवी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, यही है ना? अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन तो करना है। C इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, C इज इक्वल टू सी पी प्लस आर बाई टू। इन दोनों को कंपेयर किए, दोनों तो C है ना, ये भी और ये भी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, ये आर बाई टू किसके इक्वल है? 1 r is equal to 1 आर अपॉन 1 माइनस एन के इक्वल है ना, कंपैरिजन कीजिए। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। नहीं आया, अभी भी नहीं आया।
आ गया सर। सर फिर जो हमें गिवन था पी वी की पावर एन, सर फिर उसका यूज क्या हुआ? उसी से तो ये जनरल मेथड का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला पी वी टू द पावर एक्स करके मैंने डेरिवेशन करवाया, जनरल प्रोसेस। इसका फॉर्मूला आपको यही आता है, नेट वर्क डन इन जनरल प्रोसेस इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। बस मैंने पुट किया और कुछ नहीं। ओके यहाँ सर। से क्या आ जाएगा, r by 2 is equal to r divided by 1 minus n, तो 2 is equal to 1 minus n, तो n is equal to -1। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है ना, एक और तरीका है आपके पास, ठीक है, दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। अगर कंपैरिजन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अटक जाएंगे, एस के टर्म में कहीं ना बीच में वैल्यू पुट करके रुक जाएंगे। देखिए सीपी आपको पता है जनरल फॉर्मूला, सीपी का जनरल फॉर्मूला पता है, सीवी का भी जनरल फॉर्मूला आपको पता है, ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए अलग से, ठीक है। ये आपने जनरल फॉर्मूला लिख लिया सीपी और सीवी का, सी निकाल लिया, ये दिया हुआ था आपको सीवी प्लस सीपी डिवाइडेड बाय 2, इसको करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से कल पूछे, कल भी डाउट सेशन नहीं, ठीक है। तो यहां से आपने सी निकाल लिया, सीपी और सीवी के टर्म जो भी वैल्यू पता थी, ठीक। आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया है कि पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है। अब यहां पर आपको n की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें c की वैल्यू इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के इक्वल हो जाए, यही तो है ना, ठीक। तो यहां पे आपने f के टर्म में ये कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे बस वैल्यू देखना पड़ेगा कि ये कब किसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो करना है ना। मैं तो c निकाल रहा हूं, किसका, इस इक्वेशन का c निकाल रहा हूं, नहीं है ऐसा नहीं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए एफ मान लीजिएगा, आपको नहीं पता डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ मान लीजिएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गामा की जगह एन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है, गामा की जगह आपने एन लिखा हुआ है, ये तो गामा है ना, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू एन है, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, आया समझ में, यहाँ पे एफ के टर्म में आंसर आ रहा होगा, यहां से एफ की वैल्यू निकालिए, एन के टर्म में इधर पुट कर दीजिए, हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आपने कहा सर इसमें तो मेरे को नजर आ रहा है कुछ और इक्वेशन होती, ऐसा होता और मैं यही दे देता, मैं यहां पे कह देता कि जो सी है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीवी एंड सीपी है, ठीक है, तब भी मैं वही करता, इसको किसके टर्म में लिखता, पी वी टू दी पावर एन के टर्म में कन्वर्ट कर लेता। हमेशा कोई सा भी रिलेशन आए, हमेशा कोशिश कीजिए उसको पी वी टू दी पावर एन के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद वही तरीका। सभी क्वेश्चन, ये भी नहीं कह रहे कि 90% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही प्रोसेस ही होता है निकालने का। ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा फिर से कल पूछ लीजिएगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में मेरे को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलती कर देंगे, और कुछ नहीं, वो जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करें, बस वैल्यू पुट करें, उधर से की वैल्यू निकालनी पुट कर देंगे, पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है एन की वैल्यू।
ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा मैं इसको कल फिर से सॉल्व करवा दूंगा दूसरे मेथड से। नेक्स्ट, So question number 5. Section C. two containers A and B are partly filled with water and closed. Volume A is twice that of the B. It contains half the volume of the amount of water in B. वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मतलब कंटेनर क्लोज है, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन कि एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V1/2 है, ठीक है ना। और इसमें दिया है कि जो वाटर है, इसमें वाटर है, इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम क्या है 2V। दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्या है आपके सेम टेम्परेचर पे हैं। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। सोच के बताइएगा, गड़बड़ मत कीजिए, देखो बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे लिक्विड, पहले लिक्विड की बात करेंगे ना, कौन सा लिक्विड है? हाँ बेसिक तो यही है ना, वेपर प्रेशर लिक्विड पे डिपेंड करेगा, उसके बाद तो सरफेस एरिया ये सब चीजें आती हैं। लिक्विड सेम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है, क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। और द सेम लिक्विड वेपर प्रेशर इज सेम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लोज्ड कंटेनर है, बाबा वर्ड यूज कर रहा हूं। आगे समझे? यस सर। सर इस शीट में ना सेक्शन डी के आंसर की तो दे रखी है, पर सेक्शन डी के क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देख चेक कर लूंगा। ओके। If alpha moles of the monoatomic gas are mixed with the beta moles of polyatomic gas, अल्फा मोल्स मोनोएटॉमिक गैस के, बीटा मोल्स पॉलीएटॉमिक, एंड मिक्सचर बिहेव्स लाइक डायटोमिक। इन दोनों को मिक्स कर दिया और ये जो मिक्सचर बना ये कैसा बिहेव कर रहा है? तो अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा? इसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ते हैं आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए करने का तरीका, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसी से आंसर मिल सकता है, ठीक है। और तो कुछ मेरे को पता नहीं चले मोल से मैं क्या निकालूंगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा, ठीक।
अब यहाँ पर अल्फा मोल्स मोनो एटॉमिक हैं, अल्फा मोल्स को आपने बीटा मोल्स पॉली एटॉमिक के साथ मिक्स कर दिया और ये जो मिक्सचर है डायटोमिक की तरह बिहेव कर रहा है। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकली सोचेंगे तो समझ आएगा। हाँ, मेरे को मोनो एटॉमिक से क्या बनाना है? डायटोमिक ना, ठीक है। मोनो एटॉमिक से डायटोमिक कब बनेगा? जब दो मोनो एटॉमिक मिलेंगे वो डायटोमिक बना लेंगे। अगर अल्फा मोल्स मोनो एटॉमिक के हैं तो डायटोमिक के कितने मोल्स होंगे? अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2, आधे हो जाएंगे ना। अब पोलो एटॉमिक के बारे में सोचिए, पॉली एटॉमिक के बारे में, कि उसको डायटोमिक बनाना है। वो टूट जाएगा, मतलब सर ये टूटेगा और 2 बीट हो जाएगा। क्यों? पॉली एटॉमिक है। सर पॉली का कितना एक पॉली है सर, लाइक कितना भी अरे तो बस सिंपल क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। बीटा मोल्स ऑफ पॉली एटॉमिक गैस, और कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। उम्मीद थी ये क्वेश्चन था वो कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। सर इसको हम एनर्जी इक्वलाइज करके कर सकते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक से डायटोमिक में जाएगा तो एनर्जी मतलब देनी पड़ेगी, और पॉली एटॉमिक से डायटोमिक में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो दोनों को इक्वल कर देंगे हाँ, एन मान करके। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट इन्होंने बिल्कुल सही बताया। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अगर मोनो एटॉमिक जब मिलेंगे, इनको मेरे को जोड़ना है ना, सिंपल ये सोचिए, दो को जोड़ना है तभी तो डायटोमिक बनेगा, ठीक। और इसमें क्या करना है, जो भी पहला पॉली एटॉमिक है, मेरे को नहीं पता कैसा है, ठीक है, ऐसा है, ये मैंने कहा दिया, ठीक है। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो तोड़ने में मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और जोड़ने में एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी इधर चाहिए वो एनर्जी इधर से मिलेगी, तो एनर्जी को इक्वेट करके निकालना पड़ेगा। सोचिए, कीजिए कीजिए, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा उसको रट जाइएगा, जनरल मेथड की तरह। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, मेथड यही है। कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट कैसे प्रोसीड करेंगे कि मोनोएटॉमिक मिल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेगा, और पॉलीएटॉमिक ब्रेक हो रहे हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो एनर्जी ये रिलीज करेगा वो इसको ब्रेकिंग में चला जाएगा, और इसका मतलब दोनों के एनर्जी को लेके क्या करना है, इक्वेट करना है, बस। So alpha is 5/3 beta. आंसर तो पहले ही, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। सब पॉली एटॉमिक है तो उसके लिए मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे? अननोन रहेगा वो आपके लिए, अच्छा, क्योंकि कुछ दिया नहीं है ना पॉलीएटॉमिक क्या है।
अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा आ रहा है। नहीं बेटा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है। हो गया आया? हाँ। कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? कैसे? ट्राइएटॉमिक कहाँ दिया हुआ है? तो पॉलीएटॉमिक दिया हुआ है। तो पहले एटॉमिक की तुलना वैल्यू नहीं पता। ये 6 कहाँ से आ गया है? किसने कहा? हाँ तो पॉली का मतलब क्या, कैसे? हुआ देखिए, यहाँ पे एक अननोन पैरामीटर है पॉलीएटॉमिक, आपको नहीं पता कि क्या है, कैसे करेंगे? सर दो फिर वो बन रहे हैं ना वेरिएबल, दो अननोन चीजें आ रही हैं। हाँ तो वही तो क्वेश्चन इसलिए तो पूछा गया है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक है तो उसके लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इनको पता ही नहीं है। मैं p टू द पावर 2 ले लूं, p टू द पावर 3 ले लूं, p टू द पावर 10 ले लूं, ये सब पॉलीएटॉमिक ही तो है। हर एक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग हो जाएगी ना। यस। तो कैसे करें? क्वेश्चन तो यहीं पे अटका हुआ अभी भी। सोचिए सोचिए, कोई तो बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे तो इसको आप लोग कभी सॉल्व नहीं कर सकते, पहले बता दूं। क्योंकि पॉलीएटॉमिक है तो पॉलीएटॉमिक में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहली बात तो पता ही नहीं है। मैं किसके बारे में बात करूं ये मेरे को नहीं पता, ठीक। अब इसको सोचा कैसे जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है, आप लोग बिल्कुल जनरल प्रोसीजर से चलेंगे, ठीक। आप लोग जनरल प्रोसीजर से कैसे चलेंगे कि आपने मान लिया कि जो पॉली है 4 से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। जो 4 से मिलके बना हुआ है, इसको मतलब कि उसको डायटोमिक 2 ब्रेक करने हैं, 2-2 में ब्रेक करने हैं। अब वो 2 एनर्जी वो किसको देगा? 2 इसको देगा, एक मोनोएटॉमिक को, मतलब कि 2 को देगा ना, 2 ब्रेक होंगे तो 2 को देगा। इसका मतलब अगर एक पॉली एटॉमिक टूट रहा है, मैं बेसिक बता रहा हूं,
मैथमेटिकली इसको आप लोग कभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको लिख लीजिए, कभी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पॉलीएटॉमिक कौन सा है। आंसर भली मैच कर जाएगा जब एटॉमिक की वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं आप लोग, तो उस समय आपका आंसर मैच कर जाएगा कि हाँ बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस पे ही क्वेश्चन प्रोसीड होगा, मैथमेटिकली कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे भी आपने सिर्फ सपोज कहना है कि ट्राइएटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाला तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, एक बार निकाल के देखिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा ट्राइएटॉमिक मानते हुए, ठीक है। लेकिन सोचने का तरीका क्या है, आप लोग क्या कहेंगे कि अगर पॉलीएटॉमिक टूट रहा है तो वो दो मोनोएटॉमिक को जोड़कर डायटॉमिक बना रहा है, एक टूटेगा तो दो मोनोएटॉमिक जोड़ेंगे डायटॉमिक बनेगा, ठीक। एक ये टूट रहा है, मोनोएटॉमिक दो जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक ये टूट रहा है, आप ये भी कह सकते हैं सर एक क्यों टूटेगा, 3 4 5 कुछ भी टूट सकते हैं। तो इससे मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक जो पहला स्टेप है वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमें अननोन है मेरे लिए। मैं तो मानूंगा कि एक पॉलीएटॉमिक टूटेगा तब दो मोनोएटॉमिक जुड़े, टूटने के लिए तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए अननोन है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि एक पॉलीएटॉमिक टूटेगा तो दो मोनोएटॉमिक जुड़ेंगे, तो एक इसका टूटा दो उसके जुड़े, तो ये इक्वल होने चाहिए ना, एक दो को एनर्जी दे रहा है ना, ठीक है। सिर्फ लॉजिकल वे में कर सकते हैं, मैथमेटिकली करना है तो ट्राइएटॉम ही मानते हुए, जो बेसिक है इधर मानना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलीएटॉमिक को नहीं कर सकते हैं। जहां सर्च करना है सर्च कर लीजिए, हर एक ने ट्राइएटॉमिक को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसे बोलो जब भी ऐसा अननोन पैरामीटर्स मिल जाए तो हम लोग बेसिक मान लेते हैं कि डायटॉमिक के बाद क्या आ सकता है, ट्राइएटॉमिक, ठीक है, उसको मानते हुए करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, अगर पॉलीएटॉमिक अननोन है तो क्वेश्चन से मैं पकड़ूंगा मेरे को कि क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि मोनो दिया हुआ है डाया बन रहा है, पॉली दिया हुआ है ये भी डाया बन रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वाला कोई होगा जो कि ब्रेक होकर डाया बन रहा हो, ठीक है। अननोन है, इसमें आपको थोड़ा सा सपोज करना पड़ेगा। तो फिर सर जैसे आप बोल रहे थे कि इक्वेशन बना के लर्न करके चले जाना, तो इक्वेशन तो इसमें कोई बनेगी ही नहीं ना। तो मैं इसलिए तो बोला था कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि एक क्वेश्चन और मैंने बना दिया, पॉलीएटॉमिक की जगह लिख दिया कि ये कौन सा है, 4 है 5 है, तो इक्वेशन इसलिए बना दिया जनरल फॉर्म में कि उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो निकाल सकते हैं, ये ओके और सर आप थर्मोडायनेमिक्स के हैं। केटी जी का और नहीं है ना किसी का? सर मैंने भेजा है आपको टेलीग्राम पे। हाँ हाँ मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, पहले इधर भी देख लेता हूँ, ठीक है। इसे बोला हूँ कि कल भी डाउट सेशन रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दो फिर चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो डाउट है, चाहे ये डाउट पूछे या कोई और भी पूछे, कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ऐसा मत सोचेगा कि मेरे डाउट होंगे तो बस मेरे को वही चाहिए, हर एक के डाउट होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कल आप लोगों के डाउट देखूंगा, 3 लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सर सेक्शन 826। सर ये क्वेश्चन तो पता है कैसे करना है, बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर क्या माना जाता है, आप लोग पढ़ते हैं एसटीपी एनटीपी। सर एसटीपी पे 0 और एनटीपी पे 20 सेल्सियस।
अच्छा, एसटीपी पे 0 और एनटीपी पे 20 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी एनटीपी अलग होता है क्या? हाँ सर, अलग होता है टेम्परेचर नहीं, के होता है क्या है? एसटीपी का मतलब क्या होता है और एनटीपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं बताइएगा। सर, उसकी डेफिनेशन 1 बार अच्छा, मतलब कि प्रेशर के डिफरेंस में मेरे को नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ अपना उससे, ठीक है? कि एसटीपी एनटीपी मतलब कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है तो वो क्या होता है? मेरे को सिर्फ केल्विन में पता है, केल्विन 273। ये फिजिक्स में इतना रोल नहीं है, ऐसे मैंने सिर्फ डेटा को याद रखा हुआ है कि एनटीपी का मतलब 273, रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन। सर, इन दोनों में टेम्परेचर का भी तो डिफरेंस होता है। एनटीपी पर 20 डिग्री लेते हैं ना। मेरे को तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एसटीपी एनटीपी दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। नहीं सर, एसटीपी में नहीं। 0 डिग्री लेते हैं और अच्छा एनटीपी ठीक है, 20 जो भी है, जो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ये जो है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिजिक्स में जितने क्वेश्चन देखेंगे सब एनटीपी पे हैं, यस सर। ठीक है? तो एनटीपी पे क्या मतलब होता है? 273 केल्विन। और थोड़ा सा डिटेल में पूछना है तो केमिस्ट्री वालों से पूछिएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो बता देंगे। एनटीपी का मतलब आपका ये होता है 273 केल्विन। टेम्परेचर लिख लीजिएगा। ट्वेंटी 28 ये तो क्लास में करवाया था। सर आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है। है मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ओके सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए ऐसा दिया हुआ है, पीवी ग्राफ दिया हुआ आपको, पीवी ये कुछ ऐसे, ठीक है? ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, मेरे को वही पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए, मेरे को ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हीलियम का दिया हुआ है, मतलब कि डायटोमिक मोनोएटॉमिक, ठीक? उसके बाद हीलियम और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, मतलब 1 और 2, ये 1 और 2, हीलियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऑप्शन से मेरे को पकड़ना पड़ेगा कि ये मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के बारे में बात कर रहा है। तो पीवी ग्राफ में नीचे सबसे पहले क्या आता है? मोनो, फिर डाया, फिर ट्राया, उसके बाद आइसोथर्मल। याद आ रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है? तो ये क्या होगा? सेकंड वाला क्या होगा? मोनो। मोनो क्या है? हीलियम। और ये क्या है? डाया, ऑक्सीजन। सर 32। अभी ए पे हैं, इसमें 32 में क्या बताऊं? सर क्लास में कैसे करवाया हुआ होगा? क्वेश्चन है, ग्राफ कन्वर्जन बताया था ना। ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीटी ग्राफ बनाना है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बी से सी आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो डाउनवर्ड होगा। फिर सी टू डी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। उसके बाद आपका डी टू ए फिर से आइसोथर्मल। तो ये इसमें से ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है ए बी सी डी, सेकंड ऑप्शन। सर 31 बता दीजिए, ओके सर। ऊपर वाला। चलिए सभी लोग बताइएगा, ये दिया हुआ है आपको, पी और वॉल्यूम के बीच में ये ऐसा ग्राफ है। तो आपसे पूछा गया डेल्टा टी इज 0, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। डेल्टा क्यू इज 0, वर्क डन इज नेगेटिव,
delta U is greater than 0. सर फोर्थ। क्यों? सर इसमें टेम्परेचर 0 मतलब फर्स्ट तो हो नहीं सकता और डेल्टा क्यू भी 0 नहीं होगा, वर्क डन तो है ही पॉजिटिव, अगर इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो फोर्थ ही होगा। मतलब सर ऐसे मतलब 3 ऑप्शन गलत हैं ये तो पता है, बट फोर्थ सही है, इसका रीजन नहीं पता, ऐसे एलिमिनेशन से कर दिया था मैंने। देखिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर मैं पीवी ग्राफ को देखूं तो एरिया बढ़ता जा रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा W तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यस मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। ठीक, और दूसरा डेल्टा Q नॉट इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, मतलब कि इक्वल टू 0 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। डेल्टा W अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा Q को भी तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये नहीं है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस पे, इसको कैसे सोचा जाए। PV, P is directly proportional to volume, equation of straight line passing through origin। ठीक है, तो इसका मतलब P is equal to K into V। और मेरे पास एक इक्वेशन है PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं कोई सी भी वैल्यू P की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, KV² is equal to nRT ना। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना। यस सर। ठीक है, V² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो डेल्टा T नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब वर्क डन नेगेटिव, ये क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंक't डेल्टा T पॉजिटिव आता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जो डेल्टा U होता है चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके आया समझ में? यस सर। सर चलिए ठीक है, तो 46। जब चलिए अब केमिस्ट्री की क्लास ओके सर। तो आप लोग जो डाउट है कल भी डाउट सेशन है, ठीक है, ओके सर। आप लोगों का फटाफट खत्म करके, इन्होंने भी मेरे को टेलीग्राम पे कई सारे क्वेश्चन भेजे हैं, कल उसको डिस्कस करेंगे। मेनली कल आप लोगों के लिए है, और कुछ इनके जो 4-5 बचे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।